नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर इस वक्त ये दावा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, बल्कि रिकॉर्ड इजाफा, और माजी के अंदर कभी पाकिस्तान ने इतनी एक्सपोर्ट नहीं की जितनी अभी की है। और इसके क्या असरात हमारी मईशत पर मुरतब होंगे, इसके मुतल्लिक हम बात करेंगे। ज़ाहिर बात है अच्छे असरात ही होंगे। एक्सपोर्ट जो बढ़ेगी उसकी प्रोसीड्स हमें मिलेंगी तो पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे। उसके अलावा जो है पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी, रोज़गार के भी नए मौके मिलेंगे, नई सनतें और तिजारत के जो आप कह सकते हैं कि नए दरवाज़े खुलेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक आज मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अहमद फिरपो साहब जो कि साबिक सदर KCCI भी रहे हैं, और एहतशाम जावेद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि सदर फैसलाबाद चैम्बर हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करता हूँ जनाब शमीम अहमद फिरपो साहब के साथ, जो मेरे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप अपना तज्जिया भी दें और आगे मईशत के ऊपर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनके मुतालिक भी हमें बताएं। जी अली भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, आपने तो अपने आप ही माशाल्लाह उसके अंदर सारा अहाता कर दिया है कि भाई बहुत सारी खबरें आपने पॉजिटिव बताई हैं, और मैं इसकी मुकम्मल तायद करता हूँ कि जिस सिमत हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। हिज़्ब इख्तिलाफ का तो काम ही नुक्ताचीनी करना है, और वो नुक्ताचीनी करती है। वो तो हर पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव बनाने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन बहरहाल मैं आपसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम मेजॉरिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन है। और जिस किस्म की यानी क्या कहते हैं सरगर्मियाँ हो रही हैं, यानी कोविड के बावजूद, यानी आप देखिए कि भाई जो हमारी मईशत को बेहतरी आई है और जिस तरह से बूस्ट किया है एक्सपोर्ट ने, और अगले 6 माह तक यानी क्या कहते हैं लोगों के पास इतनी बुकिंग है। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठा हुआ था और उसने मुझे बताया कि भाई शमीम यानी 24 घंटे चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रोडक्शन उतनी नहीं आ पा रही जितनी की डिमांड है हमारी। और इसको हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको मज़ीद बढ़ाएं। कुछ नई मशीनें हमने मंगाई हैं, वो इंस्टॉल होंगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और आइंदा भी मज़ीद यानी ये 6 महीने न सिर्फ पूरे करके फिर अगले साल के भी ऑर्डर हमारे पास आने के लिए तैयार हैं, जिनकी तैयारी हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर लोगों को ज़रा सा सब्र करना चाहिए। इब्तिदाई जो मराहिल थे वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त की कुछ थोड़ी नातजुर्बेकारियाँ थी और कुछ यानी जल्दबाजी थी कि बहुत सारे मामलात को एक साथ छेड़ दिया था, जिसकी बिना पर मुश्किलात में गिरफ्तार हुए। अब अल्लाह का शुक्र है कि भाई एक एक करके सारी चीज़ों पर काबू पा लिया है, और मैं समझता हूँ कि भाई इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये ज़्यादा और बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पर एहतशाम जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फैसलाबाद चैम्बर के सदर हैं। इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ एहतशाम जावेद साहब की जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर, इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, और बिलखुसूस मुस्तकबिल के अंदर हुकूमत अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए भी आप कुछ एडवाइस दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अली आपका नहायत शुक्रगुजार कि आपने हमेशा की तरह बड़ा ही हसास टॉपिक इस वक्त छेड़ा। जहाँ पर हमेशा से हम हुकूमतों पर तनकीद करते हैं तो वहाँ पर शमीम साहब की तरह मैं भी एक बात करूँ कि हमें पॉजिटिव तनकीद लाजमी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जहाँ पर हुकूमत परफॉर्म करे, गवर्नमेंट परफॉर्म करे, अदारे परफॉर्म करें, वहाँ पर अप्रिसिएशन का दामन भी हमें अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम पहली बात तो क्रेडिट देते हैं हुकूमत को कि हुकूमत ने ना सिर्फ इतने बुरे हालात में, जब खैर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आई कोविड की वजह से, तो हमने ना सिर्फ उन्हें ग्रैब किया बल्कि उन पर बेहतरीन अंदाज के अंदर परफॉर्म करके अपनी मुल्की मईशत को ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि एक सिमत दे दी जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो इसमें नो डाउट अल्लाह ताला की तरफ से खास इमदाद भी आई है, क्योंकि जहाँ पर दूसरे मुल्कों के लिए कोविड बाइस ज़हमत है, वहाँ पर हर चीज़ में अल्लाह ताला की मईशत शामिल है, तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे इश्यूज में कोविड ने हमें सपोर्ट भी किया। लेकिन जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो LSM की ग्रोथ अगर आप देखें तो 15% 15 पॉइंट्स पे चली गई है, विच रियली कमेंडेबल।
लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएं एसएमईज का, तो वहां पर हम बहुत लैग कर रहे हैं। हमारा एसएमई उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, हमारा एसएमई उस तरीके से फल फूल नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी इनफॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा नहीं बन पा रहा। वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्कीम्स या कोई भी फैसिलिटेशंस या कोई भी ऐसी पर्क्स जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है उसको अवेल नहीं कर पाता। सबसे बड़ी मिसाल टफ की है, गवर्नमेंट ने तकरीबन 5 बिलियन रुपीस की दी हमें, इस पे स्कीम में दिया, उसकी कैपिंग रखी, उसके अंदर सिर्फ चंद 100 घरों ने फायदा उठा लिया और वो भी एलएसएम थे, और एलएसएम ग्रो भी कर गया। हालांकि वो आई एसएमईज के लिए थी। एसएमईज क्योंकि खुद फॉर्मलाइज नहीं है, उनको फॉर्मलाइज कैसे किया जाए, उनको फॉर्मलाइज क्यों नहीं वो हो पा रहे, उनकी फॉर्मलाइजेशन की तरफ क्या क्या हर्डल्स हैं, ये वो क्वेश्चन है। जब हम उज़्बेकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के साथ थे वहां पर भी मैंने रेज की। हमारी इकोनॉमी चल पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रैक पे आ चुके हैं, हमारा इंजन आगे लग गया है। अब जरूरत है कि हम अपनी बाकी बोगियों को भी ठीक करके पीछे करके चलाएं, क्योंकि हम आपका एसएमई एक वो वाहिद सेक्टर है कि हमारी जो 22-23 करोड़ की आबादी है, अगर हमने इसको कहीं पर एडजस्ट करना है, कहीं पर खपाना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ओनली सोर्स। देखिए जी, यहाँ पाकिस्तान अमेरिका नहीं है जहाँ पर कोई बंदा कहेगा जी कि मैं वॉलमार्ट का मैनेजर हूँ, मैं फलाऊं। यहाँ पर लोग बड़े ही सेल्फ मेड है। यहाँ पर लोग उठ के कहते हैं जी मैंने 10 लूम की फैक्ट्री लगाई हुई है। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो हमें इन सब लोगों को इकट्ठा करना है, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को, अपने एसएमईज को, अपने कमर्शियल एक्सपोर्टर्स को, अपने प्रोसेसिंग सेक्टर्स को, छोटे डाइंग यूनिट को, प्रोसेसिंग यूनिट को। मैं फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इस पर मजीद भी बात करते हैं, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले एहतशाम जावेद साहब हमें बता रहे थे कि जनाब एसएमईज़ को भी बिल्ड करना चाहिए और एसएमईज़ के लिए भी मौके पैदा करने चाहिए, और वो अभी तक इनफॉर्मल हैं, उनको फॉर्मेलिटीज़ और फॉर्मलाइज करने के लिए तरीका बनाना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है शमीम अहमद फिरपो साहब, क्योंकि कराची के अंदर भी बहुत सारी एसएमईज़ हैं, जैसे इन्होंने बताया। ज़ाहिर बात है कराची में उससे मैनीफोल्ड ज़्यादा होंगी। फैसलाबाद भी बड़ा शहर है, लेकिन कराची तो खैर बहुत ही ज़्यादा बड़ा शहर है। तो इसके मुतालिक मैं भी चाहूँगा आप भी इस पर कुछ इनपुट। देखिए, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है कि पूरी दुनिया में एसएमईज़ को बड़ी अहमियत दी जाती है, और एसएमईज़ ही वो सेक्टर है जहाँ पे यानी ग्रोथ उसकी अगर बढ़े तो मुल्क तरक्की करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमत वक्त ने भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन इसके अंदर मसला सिर्फ यह है कि जो ऐलान करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी रुकावटें हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पैदा करती है। इसके अंदर ख़ासतौर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बारे में तो कोई नहीं कह सकता कि भाई वो इसके ख्वाह नहीं है या वो नहीं चाहते। वो तो दिल से चाहते हैं कि भाई हम यानी सरपट दौड़ें, लेकिन उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो आड़े आ जाती है, और कोई ना कोई इफ और बट लगा के उसी चीज़ को जिसको वो आसान करना चाहते हैं ये उसे मुश्किल कर देते हैं। तो इसके अंदर ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल ख़ास तौर से अपने ऐसे लोगों को वहाँ पर लगाया जाए जो उनके साथ मुखलिस हों और जो उनका हाथ और साथ बनना चाहते हो कि भाई ठीक है, जो बात प्राइम मिनिस्टर ने कही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है और वो ज़रूरी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन यानी क्या कहते हैं इस चीज़ का जायज़ा लेते रहे कि जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा मामला सही नहीं होंगे। बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि एसएमईज़ के ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यही मुल्क की इकनॉमिक में बुनियाद बनती है। ये बड़ी अहम बात आपने भी की, ज़ाहिर बात है आपने उसको सेकंड किया। एहतशाम जावेद साहब आपकी बात की, इन्होंने तायद भी की। साथ साथ मैं चाहूँगा शमीम अहमद फिरपो साहब एक चीज़ पर रोशनी आप और भी डाल दें। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी यूटिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुख्तसरन मैं चाहूँगा इस पर भी आप बात। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सबसे पहली रुकावट तो हमारी अपनी सिंध गवर्नमेंट है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 3 सूबे, यानी आप ये देखिए कि आप गैर आईनी तरीके पर आपने एक अनाउंस कर दिया अपने बजट में कि मिनिमम वेजेस जो हैं वो 25,000 होंगी, जबकि तीनों सूबों में 20,000 अनाउंस की गई है। अब मुझे ये बताएं कि भाई हमारे से 17 किलोमीटर पे, कराची में ही 17 किलोमीटर के ऊपर बलूचिस्तान की एक यानी इंडस्ट्रियल जोन है जिसे विंदर कहते हैं।
वहाँ पे यानी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ मूव करेंगे। अब लोग परेशान हैं इस वक्त। आपने एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। एक चीज़ का मसला हल नहीं होता। पहले सबसे पहले यानी क्या कहते हैं, कराची जो है वो गैस और बिजली दोनों में परेशान होता है। यानी अपने ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करना उनको मुश्किल हो जाते हैं कि आप एकदम ही अचानक एक यानी फैसला कर लेते हैं कि जी फलां दिन जो है वो फलां दिन से गैस की शॉर्टेज है, फलां दिन से यानी क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएंगी। ये कहीं नहीं होता दुनिया में। मैंने ये पहली मरतबा पाकिस्तान में देखता हूँ कि जी ये कमर्शियल इदारे चलते रहेंगे, घरेलू यानी सनत को घर में आप यानी क्या कहते हैं देते रहेंगे, रेजिडेंशियल को गैस से उसमें सीएनजी देते रहेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे पहले जो आप छुरी घुराते हैं वो जनाब यानी इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री को तो बंद होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत से। मैं आज से 30 साल पहले चाइना गया था। चाइना में मैंने जब वहाँ पर अंधेरा देखा तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या मसला है, यहाँ पे बिजली नहीं बनती, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है हर एक जगह पर। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बिजली सिर्फ इतनी है कि हमें इंडस्ट्री को देनी है। सबसे पहले वो फौकियत देते थे इंडस्ट्री को। उस वक्त वो हमसे बहुत पीछे थे। ये 30-35 साल पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत पीछे थे। और आज वो हमसे बहुत आगे हैं, वो दुनिया में सबसे आगे हैं। तो सवाल ये है कि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को प्रायोरिटी नहीं देंगे, उसके अंदर आप यानी उनके मसाइल को नहीं सॉल्व करेंगे और सबसे पहली प्रायोरिटी उनको देंगे, तो तब तक यानी मसले हल नहीं होंगे। बड़ी अहम बात की आपने एहतशाम जावेद साहब। यही सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ यूटिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेजर इशू है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो हमें बहुत तफसील से बता चुके हैं कि आपने कैसे अपने शहर फैसलाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट पे काम किया है, लेकिन यूटिलिटीज़ और उनके एक्सपेंसेस इनकर करना ये एक थोड़ा मुश्किल काम है। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? देखें जी, इस वक्त हुकूमत के वक्त को सबसे बड़ा चैलेंज भी इन्फ्लेशन ही है। इन्फ्लेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए लाजमी तौर के ऊपर हमें ग्राउंड रियलिटीज पे काम करना है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम लोग प्राइस, जब कमोडिटीज की प्राइस डिटरमिन करते हैं तो हम कहीं जगह पर रैशनल नहीं रहते। हम एक किसान ने एक फसल बेची, फसल आई मंडी के अंदर। अब वो मंडी के अंदर जब उसकी प्राइस आती है तो वो उसकी डिफरेंट उसकी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट क्वालिटी होती हैं। जो लोएस्ट क्वालिटी पे बिक गया ना, हम वो प्राइस डिटरमिन कर देते हैं मार्केट के अंदर के, ये इस पे ये रिटेल सेक्टर पे ऐसे सेल हो जाएगी। अब ये कैसे हो सकता है कि एक डॉलमेन मॉल के अंदर दाल पड़ी हो वो उसी रेट पे सेल हो जाए और एक बाहर रेडी पे लगा के बैठा हो वहां पर सेल हो जाए? इट्स इंटायरली डिफरेंट। हमें रियलिटी रैशनलाइज करके चीजों को लेके जाना पड़ेगा, तो इस पे हम काबू पा सकते हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है भाई, मैं रियली बड़ा ही मायूस हुआ। मैं अभी कल ही कराची से ना जी वापस आया हूँ। मुझे शौक हुआ कि मोटरवे कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं गाड़ी पे ड्राइव करके बाय रोड आया। अली भाई इतनी तकलीफ हुई आपकी वो जो लियारी एक्सप्रेस है उसको देखकर कि हमारा कराची जो रोशनियों का शहर था, कराची जो जान था पाकिस्तान की, हम सुनते थे अपने बचपन में, कराची वो कचरे का ढेर बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैं वहां से ड्राइव थ्रू किया, जब तक बहरिया टाउन नहीं आ गया, एक बहरिया टाउन का जो विजुअलाइजेशन थी, उसके अलावा मुझे वहां पर कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सके, जो आप लोगों की, हम लोगों को वहां पर खींच सके, जो अट्रैक्शन। इतना बड़ा पोटेंशियल उस शहर में, इतना बड़ा। मैं शमीम भाई की बात से एग्री करता हूँ कि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा उसका हो, और वो उसको सिर्फ गवर्नमेंट, चंद लोग अपने फायदे के लिए इस नहज तक पहुंचते हैं कि वो कचरे का ढेर में तब्दील हो चुका हो। हमें इस पे सोचना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा कि हमने अपने पहचान जो हमारी शहर है उनको कैसे ठीक करना है। लेकिन यहाँ पर एहतशाम जावेद साहब, थोड़ा सा पता नहीं मेरी बात शमीम साहब को अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे ना लगे, मैं चूंकि फैसलाबाद से भी मेरा ताल्लुक है, मैं एक बात आपसे करता हूँ, फैसलाबाद से भी मेरा ताल्लुक है। अब चंद दिहाइयों पहले आपको पता है कि फैसलाबाद का हाल बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन वहाँ के ताजिर सनतकारों, वहाँ की क़यादत, वहाँ के लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काविशें की और चीज़ को, सिचुएशन को चेंज किया। आज हमारे कराची से ताजिर सनतकार जाते हैं तो कहते हैं फैसलाबाद में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है, चेंज हो गया। एयर क्वालिटी पर भी आप पिछली दफ़ा बता रहे थे कि आप लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो देखें, ये इनिशिएटिव जो है ये लोकली भी लेना ज़रूरी है।
पता नहीं शमीम फिरपोश साहब शहर के पुराने रिहायशी भी हैं, यहाँ के लीडर भी हैं, वैसे भी ताजिर लीडर तो हैं ही हैं, कम्युनिटी लीडर भी हैं, लोगों को कम पता है लेकिन ये कम्युनिटी लीडर भी हैं। तो सर ये इस बारे में थोड़ा सा शमीम साहब मैं चाहूँगा आप भी रोशनी डालें, एहतशाम साहब ने जो बात की। हुजूर मसला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हकीकत में पंजाब के लिए मुखलिस है और वो पंजाब को बनाना चाहती है। वो न सिर्फ खुद बनाती है बल्कि जो ताजिर वगैरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उनको गो थ्रू देते हैं। हमारे यहाँ मसला सिर्फ ये है कि यहाँ चपकलश चलते हैं। ये जो भुट्टो साहब आज तक जिंदा है, वो मर के नहीं देते। ये तो मेरी बात सुने, अर्ज सुने, मैं बिल्कुल हकाइक पे बात कर रहा हूँ आपसे। वोट उनको ऐसे लोगों से पड़ जाते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये गवर्नमेंट से कब पीछा छूटेगा। ये जिस तरह से हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं और कराची को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ के अंदर कराची के ऊपर खदखन गिरती है। खुद इतराफ़ भी करते हैं कि कराची ही पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन उसके बाद फिर करते कुछ और हैं। जब इनको कुछ चाहिए होता है तो कहते हैं कि आप ही हैं, और जब वो ख़त्म हो जाता है मामला तो कहते हैं आप कौन। मैं आपसे बिल्कुल खुल के अर्ज़ कर रहा हूँ कि वेलफेयर में कराची से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई शहर नहीं है। जब भी कोई आफत आई है, जब कोई मुश्किल आई है, जब कोई परेशानी आई है, कराची ने सबके वो लिए दरवाजे अपने खोल दिए और अपने ख़जाने के मुंह खोल दिए। लेकिन उसके रिटर्न में यानी क्या कहते हैं, आप बताएं कि कराची को मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। ना खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। कई चीज़ों के अंदर हमने उनसे यानी कहा कि भई हमको दे दो, हम करके दिखाते हैं आपको, लेकिन उनको फिर आईना नज़र आता है कि यार ये हम अगर हाथ में दे देंगे तो 4 दिन बाद फिर क्या होगा। तो इस वजह से मुसीबत ये है कि ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त जो चपकलश चल रही है फेडरल की और प्रोविंशियल की, ना वो कुछ कर पाते हैं ना ये कुछ करते हैं। ये मसला हम इसके अंदर पिस रहे हैं। बिल्कुल ये मसला है। खैर ऑब्जर्वेशन जो है मैं कहूँगा आपकी एहतशाम साहब दुरुस्त है। कराची शहर के बहुत संजीदा और संगीन मसाइल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कराची के लोग भी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जैसे शमीम साहब कह रहे हैं मौका शायद इनको नहीं मिल रहा। आप लोगों को मौका मिला। इसमें ऐड करना चाहूँगा जी मुझे कुछ अली भाई, मेरे जो उस्ताद है ना जी, वो कराची से हैं, बिजनेस पॉलिटिक्स के। जी। मैं जुबैर मोतीवाला की बात करता हूँ। जी। मैंने इतने जबरदस्त लोग कराची में, मेमन बरादरी है, बिजनेसमैन है, एंथुसियाज्म है, मैंने इनसे सीखा है कि हिम्मत नहीं हारनी। अगर ये डट गए ना जी प्रॉपरली, क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि अभी जो आपकी नई लिस्ट आई है ना, उसके अंदर लाहौर में जो एक्सपोर्टर्स आए हैं वो नंबर 1 पे आ गए, फैसलाबाद नंबर 2 पे है, कराची नंबर 3 पे है। हालांकि हम चाह रहे हैं कि कराची का जो हुजम है वो नंबर 1 होना चाहिए, उसको वहां पर खड़ा होना चाहिए। हमें सिर्फ जरूरत इस उम्र की, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा दिल दुख गया कल जब मैंने कराची शहर की हालत देखी। आई जस्ट वांट कि कराची उतना ही खूबसूरत नजर आए, उतना ही रोशनियों का शहर नजर आए। और शमीम भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, सर हम लोग आगे निकलेंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। नहीं, ये जो नई पॉलिसी निकली है ना हमारी कंस्ट्रक्शन की और हाउसिंग की, आप फिक्र ना करें सर, ठोकर न्याज बेग पे खत्म होगा कराची, आप वरी नॉट। ये जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है ठोकर न्याज बेग पे खत्म होंगी। सर सारा पाकिस्तानी हाउसिंग सोसाइटी हो जाएगी। नहीं सर, मैं इजाजत भी चाहूंगा, हमारी मीटिंग है सर। जी आई विश यू वेल। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनकी रही। शमीम साहब देखें, ये बड़ा अहम उन्होंने नुक्ता रेस किया है और इसके ऊपर देखें वर्किंग करने की जरूरत है। सियालकोट वालों ने भी अपनी मदद, आप बहुत सारी चीजें कर ली, बिल्कुल ठीक है। फैसलाबाद वालों ने भी कर ली, कराची में भी बहुत जगह पर हुई हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि आप कम्युनिटी लीडर भी हैं। जी। और आपकी अपनी कम्युनिटी भी है जो बहुत सारी फलाही काम करती है, जहां बहुत जगह पर कोई नहीं कर रहा होता वहां खुद ही कर देते हैं। जी। यह हम बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस चीज को आगे लेकर चलें, उस पर गुफ्तगू करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शमीम फिरपोश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर KCCI। बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कराची शहर को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि फैसलाबाद शहर से तो एहतशाम जावेद साहब जो वहाँ के सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर के, उन्होंने कहा कि उनको बड़ा अफसोस हुआ जब वो कराची तशरीफ़ लाए और उन्होंने देखा तो उन्होंने यहाँ पर गार्बेज डिस्पोजल के मुतालिक अपनी राय कायम की। और फिर ज़ाहिरी बात है उन्होंने कहा कि कराची के मुज़ाफ़ात के अंदर मौजूद एक और हाउसिंग सोसाइटी तक जब तक वो नहीं पहुँचे तब तक कि उनको सुकून ना आया।
बात कुछ ऐसी ही है कि कराची के हालात कुछ दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, सिवाय के कुछ इलाके। देखिए मैं फैक्ट एक बात करता हूँ, कुछ इलाकों के अंदर अभी भी मैं कहूँगा कि लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन बात तो सबकी करनी चाहिए ना। तो जहाँ कम्युनिटी की हमने बात की, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मैं कोशिश करूँ कि शमी फिरपोश साहब से ये भी बात कर लूँ कि हमारे यहाँ ये हमने शहरों की बात तो खैर कर ली है और आपने वसाहत से बता भी लिया, लेकिन एक्सपोर्ट का जहाँ तक हम जिक्र कर रहे थे सर, बात कुछ मैं चाह रहा था ज़रा उसका ज़ाविया बदल लूँ, क्योंकि आज वैसे तो मैंने आपको कभी सख्त नहीं देखा कि आपको गुस्सा आए, लेकिन आज आपको गुस्सा आ गया। ज़ाहिर बात है जज्बात इंसान के काबू में नहीं रहते जब हालात वाक़यात मामलात को देखता है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के ऊपर दोबारा से रोशनी डाल के ये बताइए कि अब फाइनेंसिस के इशू तो नहीं रहे पहले जैसे, और उसके लिए भी हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत है या वहाँ मुतमईन है? नहीं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि एफबीआर ने बड़ा काम किया है कि भाई जो लोगों के रिफंड अरसा दराज से फंसे हुए थे, जिसकी वजह से सारे एक्सपोर्टर जो है वो बेचैन थे, यानी उनका असल जो इन्वेस्टमेंट था वो सारा आपके पास जाके स्टक हो गया था कि आप उसको रिफ़ंड नहीं हो रहा था, वो रिफ़ंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों को सुकून का सांस आया। यही वजह है, एक्सपोर्ट बढ़ने की मेन वजह यही है कि वो इस काबिल हुए कि वो पिछले न सिर्फ ऑर्डर भुगताए बल्कि नए ऑर्डर ले ले। वरना होता ये था कि उनके पास ऑर्डर तो पहले भी आते थे, लेकिन उनके पास लिक्विडेशन नहीं थी, पैसे नहीं थे, इस वजह से वो उसको पकड़ते नहीं थे। जाहिर बात है कि अपनी कमर मजबूत हो तो आदमी ऑर्डर पकड़ेगा, वरना अदरवाइज वो खाली ऑर्डर पकड़ ले और उसके बाद फिर उसे कम्पीट ना कर सके, उसको दे ना सके वक्त के ऊपर, तो फिर उल्टी अपनी यानी बदनामी है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इसमें वाकई हुकूमत वक्त जो है वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि भाई यानी वो सारे रिफंड्स जो हैं लोगों के तेज़ी के साथ निपटाए, हर एक को मिले हैं, बहुत ठीक ठाक रिफंड मिले हैं जो लोगों के अरसा दराज से फंसे हुए थे। जिसको मैं एक दो एक्सपोर्टर्स जो है उन्होंने खुदा मुझसे ये कहा कि शमी साहब हम तो मायूस हो चुके थे कि हमें कभी मिलेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट के एसेट्स देखते थे तो उसके अंदर कहीं पर भी हमें ये रिफंड रिजर्व नज़र नहीं आते थे, लेकिन ये अल्लाह ने करम हो गया कि इस तरह से आ गए हमारे पास। तो ये तो हमारे लिए एक तरह से हुकूमत वक्त की तरफ से एक यानी एड है और इनाम है। तो यानी ये है कि रिफंड्स का जो काफ़ी अरसे से मसला फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो इस हुकूमत ने हल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसी वजह से ये एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी कि लोगों के पास यानी क्या कहते हैं कराची आ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम आगे खुल के काम कर सकते हैं। क्योंकि आपने कहा माजी के अंदर ये हो रहा था क्योंकि वहाँ फंड्स टकअप हो रहे थे तो लोग फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मौजू को बदलते हुए आपको थोड़ा हमारी मईशत के मुतालिक गुफ्तगू करने पर मजबूर करूँगा। बात यह है कि महंगाई के मसले के ऊपर एहतशाम जावेद साहब ने भी बात की। मुख्तसर मसला ये है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गई सनतों के हिसाब से हर चीज़, लेकिन महंगाई का मसला हल नहीं हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने भी इस दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी यानी ज़रूरी पॉलिसी की तकरीर के दौरान ये कहा कि महंगाई को कम होना चाहिए। तो क्या करना है ये बताएं। देखिए, दरअसल बात यह है कि इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जिन चीज़ों से ये महंगाई को यानी काउंट करते हैं, जिन चीज़ों में बेस करते हैं, वो तीन चीज़ें हैं। पेट्रोल है, चीनी है, गैस है, और यानी क्या कहते हैं ये अपना अनाज की बात हो रही है। बात सिर्फ ये है कि भाई सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आड़त सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। ये जो आड़ती हैं ये बीच के अंदर खामखा यानी क्या कहते हैं अपनी ठीक ठाक कमीशन रख के, यानी ग्रोवर को उतना नहीं मिलता जितना आड़ती ले जाता है जी। ये आड़त सिस्टम को, और आड़त सिस्टम कब ख़त्म होगा जब आप मंडियों तक सही रसाई यानी क्या कहते हैं ऐसे रोड बना देंगे कि किसान अपना माल खुद उठा के और वहाँ पर ले जाए। अभी आड़ती जो है उससे जाके सौदा करता है लमसम में, उसको ग्रोवर को इतना नहीं मिलता क्योंकि इनके टिप्स पर होता है कि इसको क्या भाव पड़ी होगी है, तो उस भाव से उठाते हैं उससे और उसके बाद फिर अपने आप बहुत महंगा करके बेचते हैं। कुछ दूसरा यहाँ पर यानी क्या कहते हैं लोग निचली सतह पर भी जो खुर्दा फरोश है उनकी भी जनाब यानी क्या कहते हैं नीयतें कुछ ऐसी हो गई हैं कि अपने नफ़े बहुत बढ़ा लिए हैं। इतने नाजायज़ नफ़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये चीनी के रेट अगर कम करने हैं तो भाई ये जो गवर्नमेंट के ये जो जिनके पास ये इदारे हैं चीखते वही हैं कि महंगाई हो गई है और चीनी के रेट ये हो गए, लेकिन चीनी के रेट तो आप नहीं कम करने हैं भाई। आप यानी क्या कहते हैं खुद ये कर्टेल किया हुआ है आपने। इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि अब सीमेंट पे कर्टेल हो गया है, इसी तरह लोहे पे यानी ये ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर चंद फैक्ट्रियाँ हैं
और वो चंद फैक्ट्रियां अपने मफाद के लिए आपस में मिल के इसका कार्टेल बना लेते हैं और उसकी वजह से ये महंगाई आवाम के ऊपर आती है। दूसरी बात ये कि भाई जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो दुनिया में हर जगह महंगाई होती है, ऐसा कभी नहीं है। मैं अपने अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो 15 आने किलो चीनी खरीदता था, अपने होश में मैंने 15 आने किलो चीनी खरीदी है, तो क्या 15 आने किलो हो सकती है? अब नहीं हो सकती। जाहिर बात है कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है वैसे वैसे चीज़ों की प्राइस भी ऊपर होती चली जाती है। फिर हम उसके अलावा तीसरी चीज़ देखें, रीजन में जो हमारे ममालिक हैं वहाँ पे इन चीज़ों के रेट क्या हैं। माजरत के साथ मैंने तो देखा, तो आप यकीन जाने कि मुझे ये नज़र आया कि सारी चीज़ों में रेट हमारे अब भी कम है, चाहे हम अपने पड़ोसी ममालिक से देखें चाहे रीजन में देखें। अच्छा, अब अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारे यहाँ कम होंगे रेट तो सारी स्मगलिंग हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है कि वो सारी चीज़ें स्मगल हो जाएंगी और फिर वो शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज आएगी तो लोग नए शराब से चीखना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ फौरी तौर से स्मगलिंग हो जाती है। तो इसको सबसे बड़ी बात ये कि 3-4 फैक्टर हैं जिसके ऊपर हुकूमत वक्त को देखना है और ये है सब कुछ उनके हाथ में। वो इस चीज़ के ऊपर ज़रा सी नज़र करें तो इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो सकते हैं। बड़ी अहम बात आपने की शमीम फिरपोश साहब, और बहुत सारी जगहों के ऊपर मेरे ख्याल से ऐसे मौक़े भी आए जहाँ हुकूमत को इसके मुतालिक संजीदगी से नोट्स भी लेने चाहिए जो बातें आपने की हैं, ताकि उस पर जल्द से जल्द अमल दरामद होकर मसाइल का हल निकाला जा सके। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ आज शामिल हुए। अली, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।